डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन का कुछ पार्ट जिसकी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इसको समझाया जाए, इस वीडियो में आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ सार्वजनिक सेवाएं दी गई। सार्वजनिक सेवाएं यानी कि प्रशासन चलाने के लिए जो सरकार की सहायता करते हैं जो सेवक, वो सार्वजनिक सेवाओं में आते हैं। हम बात करते हैं भारत की प्रशासनिक सेवाओं तीव्र गति से विकसित हुई क्योंकि ये सेवाएं ही एक ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा साम्राज्य और नीति को क्रियान्वित किया जा सकता था। अर्थात अंग्रेजों की जो नीति थी, अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से जो सेवक चुने जाते थे वही उनमें उनकी हेल्प करेंगे। भारत में असैनिक सेवाओं का आरंभ 17वीं शताब्दी से होता है। एक हैलीबरी कॉलेज की एक समिति थी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किया करते थे प्रशासकों का चयन, यानी कि लोक सेवकों का चयन। हैलीबरी कॉलेज की एक समिति और उसके डायरेक्टर्स जो है उसको चलाते थे। भर्ती किए गए कर्मचारी 4 वर्गों में बांटा जाता है: लेखक, शिक्षु, फैक्टर, मर्चेंट। और इंग्लैंड में उनको भर्ती किया जाता था। 1765 में जब लॉर्ड क्लाइव भारत गवर्नर बनकर आया तो उसने कंपनी की सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया। अर्थात जो सेवक, जो प्रशासक हैलीबरी कॉलेज की एक कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे, उसमें उसने परिवर्तन करना चाहा। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी की सेवाओं में सुधार करने का भी प्रयत्न किया। उसने भारतीयों को कंपनी की सेवाओं से दूर रखने के लिए उच्चतर पद पर केवल यूरोपियन लोगों को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव किया। अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो उच्च सेवाएं थी, यानी कि हाई पोस्टेज पर, ऊंची पोस्ट पर भारतीयों को दूर रखने का प्रयास किया। अर्थात केवल अंग्रेजों को ही ऊंची पोस्ट पर रखने का प्रयास किया। इससे जातीय भेदभाव की उत्पत्ति हो गई और असैनिक सेवाओं में सभी जातियों, धर्म, लिंग को प्रतिनिधित्व देने के लिए चार्टर एक्ट 1833 बनाया गया। और इस अधिनियम में पहली बार यह कोशिश की गई कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर ब्रिटिश पद का सीधा नियंत्रण रहे। अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो, उन्हीं के नियंत्रण में उनको भर्ती किया जाए, उन्हीं के नियंत्रण में उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हीं के नियंत्रण में वो कार्य करें। 1853 में चार्टर एक्ट बनाकर संरक्षण प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। अर्थात 1853 में 1833 में जो संरक्षण प्रणाली थी, ये 1833 की थी संरक्षण प्रणाली, उसको 1853 में ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह खुली प्रतियोगिता परीक्षा, अर्थात कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षा दे सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और 1854 में भारतीय असैनिक सेवाओं पर एक समिति नियुक्त की गई, लॉर्ड मैकाले समिति। क्योंकि इस लॉर्ड मैकाले समिति के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, इसलिए इसका नाम मैकाले समिति रखा गया। और उसने सिफारिश दी कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में ब्रिटेन के युवा वर्ग के साथ साथ भारतीय युवाओं को भी मौका दिया जाए। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये होगी कि जो ब्रिटेन के जो युवा थे, उनकी जो आयु 18 से 23 वर्ष के बीच में वाले स्नातकों की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ICS परीक्षाओं, ICS सेवाओं के लिए चुना जाए। यहाँ समस्या ये हुई कि जो ब्रिटेन के जो स्नातक थे, यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे, वो कम उम्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इंडिया के जो लोग थे वो इस उम्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते थे। और स्नातक की डिग्री प्राप्त ना कर पाते तो वो प्रशासनिक सेवाओं में शामिल नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर भी इस प्रकार की उम्र सीमा को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि भारतीय उस उम्र सीमा तक स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब अंग्रेजों ने असैनिक सेवाओं को भारतीयकरण करने के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार की सेवाओं की स्थापना की: एक कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस और अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विस। यहाँ कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस का मतलब ये है कि जिसमें केवल अंग्रेजों को शामिल किया जाए। कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस में केवल अंग्रेज लोगों को ही इस परीक्षा में बैठने की छूट थी। और अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज में
कोई भी, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो पुर्तगाली है, चाहे वो यूरेशियंस है, तब पारसी है, ये सब कॉन्वेंटेड सेवाओं के लिए परीक्षा दे सकते थे। आगे इनको और बांटा गया है। कॉन्वेंटेड में ऑल इंडिया सर्विसेज, इंपीरियल और सेंट्रल सर्विसेज, और यहाँ स्टेट सर्विसेज और अधीनस्थ सेवाएं, इस प्रकार से बांटा गया है। इसके बाद सिविल सर्विसेज में सुधार करने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहे। 1912 में लॉर्ड लिंगस्टन की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसने 1915 में रिपोर्ट प्रस्तुत, यानी कि 12 में एक आयोग बना था लिंगस्टन आयोग, और 1915 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में सिफारिशें की कि असैनिक सेवाओं की भर्ती जातीय भेदभाव पर नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, वो सभी इस प्रकार की सेवाओं को के लिए परीक्षा दे सकता है। भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग समय पर नहीं होनी चाहिए। आरंभ में 33% उच्चतर पदों के लिए भर्ती भारत में करना तथा इनमें प्रतिवर्ष 1.5% की वृद्धि करना, ये भी एक सिफारिश की गई। ICS के पदाधिकारियों को अधिक वेतन और विदेशी भत्ते देना। ICS की जो परीक्षाएं थी वहाँ पर जो पदाधिकारी थे उनको भी वेतन अधिक देना और उनको विदेशी भत्ते देना, अर्थात जो सुविधाएं अंग्रेजों को दी जाती थी, अंग्रेज जो अधिकारी थे, उसी प्रकार से भारतीयों को भी वो सुविधाएं दी जाए, इस प्रकार की सिफारिश लिंगस्टन आयोग ने की। 1924 में फिर एक और आयोग बना, ली फर्नहाम की अध्यक्षता में, उसको नाम दिया गया ली आयोग, और उसने भी सिफारिश की कि भारत में सभी प्रकार की सेवाओं को वर्गीकरण किया जाए, जैसे यहाँ पर वर्गीकरण किया गया, इस प्रकार से सेवाओं को वर्गीकरण किया जाए। केंद्रीय और अर्ध न्यायिक सेवाओं की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश 1924 में ली फर्नहाम की अध्यक्षता में हुई, जिसको आज के समय में UPSC कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। ये UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इसकी एक्चुअली में जो एस्टेब्लिशमेंट है 1935 में हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। सेवाओं में पदानुसार भारतीयगण को बढ़ाया जाए और लोक सेवकों को अधिक वेतन और सुविधाएं मिले, वही सिफारिशें ऊपर वाली। ली आयोग की कुछ सिफारिशों को साइमन आयोग में भी दोहराया गया। 1937 में संघ लोक सेवा आयोग को गठित किया गया। 1937 में, यहाँ 1935 है एक्चुअली, 1935 में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का पोर्शन बाद में करेंगे। थैंक यू।